everyone, welcome to All Rounder Siblings. We are back with our videos, and from today we will upload daily videos for you guys. And if you want any other content, topic, subject of class 8th and 9th, then you can comment us. तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आप सभी ने वो सभी अच्छे से देखा है वो फर्स्ट चैप्टर एंड आपको समझ में आ गया है. ये सेकेंड चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. ये भी हमारा पूरा हो चुका है. इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है जो हम आज इस लेक्चर में कवर अप करेंगे. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में. ये देखिए, आपको याद है? अगर नहीं याद है तो जल्दी से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और ये इसका चैप्टर पढ़िए अच्छे से. ये देखिए, आपको ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का अगर ग्लांस में देखिए झलक देखनी है तो क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे? माइजरेबल कंडीशन ऑफ द थर्ड स्टेट जो थी उनकी कंडीशंस बहुत बेकार हो गई थी. ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसी को बोला. दे वर इंस्पायर्ड बाय फेमस फिलोसोफर्स. ये जो जिन्होंने विद्रोह किया था, अपनी कंडीशन के खिलाफ विद्रोह किया था, वो इंस्पायर हुए थे. किससे इंस्पायर हुए थे? वो जो फेमस फिलोसोफर्स थे जिन्होंने उन्हें समझाया कि आपके साथ ऐसे अन्याय हो रहा है. तो वो थे रोसे, वोल्टेयर एटसेट्रा. इसका इफेक्ट क्या हुआ इस रिवॉल्यूशन का? इमरजेंस ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये जब रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से नई सोसाइटी का इमरजेंस हुआ, नई सोसाइटी बनी. किस चीज़ के बेसिस पर बनी? वो कि उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी रहेगी, यानी कि भाईचारा, समानता और लिबर्टी रहेगी, यानी कि सभी को फ्रीडम मिलेगी. समझ रहे हो? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हमने बताया. अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है देन यू कैन चेक दी वीडियो. फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने देखा था. 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका रिवोल्टेड. अमेरिका में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. उन्होंने विद्रोह किया था. उन्होंने क्या कहा? दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776. ये जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था 4 जुलाई 1776 को. दी वॉर एंडेड इन 1783. जो युद्ध था वो 1783 में ख़त्म हुआ था विद द कॉलोनीज इमर्जिंग विक्टोरियस, जिससे और उस युद्ध में कॉलोनीज क्या हो गई? वो विक्टोरियस यानी कि जीत गई. न्यू कंट्री यूएसए वॉज बॉर्न. जब युद्ध समाप्त हो गया, कॉलोनीज जीत गई, तो एक नई कंट्री बनी यूएसए. 1787 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, यूएसए का संविधान आया. और 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. और जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे 1789 में यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था. ठीक है, ये आपको शॉर्ट में रिव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर का. तो अब हम अब करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट. वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? 1789, 1795, 1802 और 1815. तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था. नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बना था उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था? जस्ट अभी पढ़ा हमने, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉक. तो जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे. हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैड 13 कॉलोनीज इन अमेरिका. अमेरिका में किस कंट्री की 13 कॉलोनीज थी? इंग्लैंड, होलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन. इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज थी अमेरिका में. ऑन द ईव ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ईव को यानी कि शाम के समय फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स. फ्रेंच सोसाइटी को कितनी स्टेट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 स्टेट्स में. ओके. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी विच पीपल हैव फॉर देयर ओन कंट्री. ये जो आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो हमें डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है किस चीज़ के बारे में? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में. किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग फीलिंग? ऑफ लव एंड लॉयल्टी विच पीपल हैव फॉर देयर ओन कंट्री. लव और लॉयल्टी की जो लोगों को अपनी कंट्री के प्रति होता है ना, जो वफादारी लोगों के मन में होती है अपनी कंट्री के प्रति. तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म वर्ड ऐसा है. नेशनलिज्म का मीनिंग ही यही होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो अपनी कंट्री के लिए होती है. Which among the following revolutions was the first organized political struggle to overthrow foreign rule and establish a sovereign democratic state? इनमें से कौन सा रिवॉल्यूशन ऐसा है जो पहला रिवॉल्यूशन बना था जिसने फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल, जिसने पॉलिटिकल स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज किया था ताकि टू ओवरथ्रो फॉरेन रूल, ताकि उस पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया है उसे ओवरथ्रो कर दिया जाए, हटा दिया जाए और एक सोवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट को इस्टेब्लिश कर दिया जाए. तो वो रिवॉल्यूशन था आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन.
द कॉमन पीपल ऑफ डैश वर इंस्पायर्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स ऑफ फेमस फिलोसोफर्स लाइक रोजी, मॉन्टेस्क्यू एंड वॉल्टेयर। जो आम आदमी था, आम इंसान था, वो किससे इंस्पायर हुआ था? रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स, कुछ राइटर्स थे, कुछ फिलोसफर्स थे बहुत फेमस, जैसे रूसी, मॉन्टेस्क्यू एंड वॉल्टेयर, उनकी रिवॉल्यूशनरी राइटिंग्स थी। रिवॉल्यूशनरी यानी कि रिवॉल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने लिखा था। तो कहाँ के लोग उनसे इंस्पायर हुए थे? जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, स्वीडन। तो फ्रांस के लोग उनसे इंस्पायर हुए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के लोगों की हालत बहुत बेकार कर दी थी, उन्हें बिल्कुल भी अत्याचार करता था, मतलब उन पर। तो उन्हें समझाने के लिए कुछ फिलोसफर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे उन लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ कैसे अन्याय हो रहा है। तो वो फ्रांस के लोगों के साथ हुआ ऐसा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ था उसमें 1815 में कौन हारा था? नेपोलियन बोनापार्ट, वुडरो विल्सन, वॉल्टेयर, रूसे। तो नेपोलियन बोनापार्ट हारा था। हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेट द 4th ऑफ जुलाई एज देयर इंडिपेंडेंस डे। इनमें से कौन 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है? श्रीलंकन्स, जर्मन्स, अमेरिकन्स, इटालियंस। तो अमेरिकन्स का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 4 जुलाई को होता है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस के बाद अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है द मॉडर्न एज वॉज ब्रॉट अबाउट बाय द डैश। मॉडर्न एज कब आई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आई थी, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ था हर जगह, तो उसके बाद ही तो मॉडर्न एज आई। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन बिगेन इन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? CE 1776 में। सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स लेड टू डैश ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। जब इंडस्ट्रीज सेटअप करी हैं, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने के लिए इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई, उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए और मार्केट्स, जो भी सामान चाहिए, कच्चा सामान चाहिए कुछ सामान बनाने के लिए, उसकी सर्च में लोग जो है वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में जाते थे और वहीं पर कॉलोनाइजेशन हुआ था, यानी कि कॉलोनीज सेटअप हो गई थी। किसकी? एशिया, अफ्रीका और अमेरिका की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड 2 क्लासेस। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से 2 क्लासेस बनी, एक थी कैपिटलिस्ट और एक हो गई वर्कर्स की। कैपिटलिस्ट जो फंड्स देते थे इंडस्ट्रीज़ में, अपना पैसा लगाते थे, और वर्कर्स जो वहाँ पर काम करते थे। इंग्लैंड हैड डैश इन नॉर्थ अमेरिका। इंग्लैंड की कितनी कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में? 13 कॉलोनीज थी। अमेरिकन थिंकर डैश आस्क्ड द पीपल टू रिबेल अगेंस्ट देयर डैश। अमेरिकन थिंकर एक अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर था, थॉमस जेफरसन। उसने लोगों से पूछा कि वो अपने टायरेनिकल रूल के अगेंस्ट रिबेल करें, यानी कि उन पर जो जोर ज़बरदस्ती करी जा रही है उसके अगेंस्ट क्या करें? विद्रोह करें। किसने पूछा था? थॉमस जेफरसन ने उनसे पूछा था। अ न्यू कंट्री कॉल्ड डैश वॉज बॉर्न आफ्टर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद एक नई कंट्री बनी थी, उससे बोलते हैं USA। कौन सी कंट्री बनी थी? USA बनी थी। फिर इन द ब्लैंक्स के बाद अब हमारी आती है मैचिंग्स। मैचिंग्स में देखिए सबसे पहला बोला है 16th सेंचुरी CE, तो इसका आएगा आपका वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज, ग्रोथ ऑफ ट्रेड। 16th सेंचुरी CE में क्या हुआ था? वॉयेजेस हुई थी, यानी कि जो लोगों ने रिसर्चेस के लिए निकले थे, बड़ी बड़ी यात्राओं पर, डिस्कवरीज हुई थी और ट्रेड का ग्रोथ हुआ था। द रेनेसेंस, रेनेसेंस क्या था? मॉडर्न एज बिगेन इन यूरोप। रेनेसेंस से क्या हुआ? यूरोप में मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का है सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तभी तो रॉ मटेरियल और मार्केट्स की ज़रूरत पड़ी। फिर है कैपिटलिज्म, ऑनर्स एंड वर्कर्स। कैपिटलिज्म का मीनिंग क्या है? ऑनर्स और वर्कर्स, ठीक है। फिर 4 जुलाई 1776, क्या? 4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एट फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया पर आज़ादी की घोषणा करी गई थी 4 जुलाई 1776 को। जॉर्ज वॉशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हमने पढ़ा था अभी। रूसे, वॉल्टर, मॉन्टेस्क्यू, ये कौन थे? फ्रेंच थिंकर्स एंड फिलोसफर्स थे, जिन्होंने लोगों को बताया था, आम इंसान को बताया था फ्रांस के, कि कैसे उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 इसका है आपका स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स के बाद हम हमारे आते हैं, सॉरी मैचिंग्स के बाद हम हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला है द 13 कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर डिससेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ द मास्टर कंट्री इंग्लैंड। जो नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, वो जो उनकी मास्टर कंट्री थी इंग्लैंड, यानी कि जो उन पर शासन कर रही थी इंग्लैंड कंट्री, उसके शासन से डिससेटिस्फाइड थी, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थी। येस, इट इज़ ट्रू। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेज, ईच इंजॉइंग सिमिलर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसे 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया था और हर एक क्लास को सिमिलर यानी कि समान अधिकार और समान प्रिविलेजेस मिले थे। फॉल्स। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कि फ्रेंच सोसाइटी
को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया और सभी को मिले थे क्या इक्वल राइट्स? नहीं मिले थे। तो क्या क्या हुआ था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन विद द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन 1789। 1789 में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल का जो युद्ध हुआ था उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ट्रू। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द फ्रेंच असेंबली इन 1785। 1785 में फ्रेंच असेंबली ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। इट इज़ फॉल्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ था। ट्रू। इंडिया वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय बोथ द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडिया पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इट इज़ ट्रू। तो ट्रू फॉल्स भी हो गए और सारी एक्सरसाइजेस भी हो गई। अब हमारे बचते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड गिव रीजंस, वो भी अब हम कंप्लीट कर लेंगे। ये है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी विच पीपल हैव फॉर देयर ऑन कंट्री। नेशनलिज्म अभी पढ़ा हमने क्या होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है लव एंड लॉयल्टी की, जो किस में होती है? लोगों में होती है अपनी खुद की कंट्री के लिए, यानी कि देशभक्ति को ही हम नेशनलिज्म बोलते हैं। इट अराइजेज व्हेन पीपल शेयर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। नेशनलिज्म कब अराइज होता है, कब उजागर होता है नेशनलिज्म का? जब लोग अपनी फीलिंग्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो ये होता है आपका नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अमेरिका में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके क्या क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे, क्यों हुआ था ये युद्ध? सो द कॉजेज फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आर दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द इंग्लिश पेड इन इंग्लिश। ठीक है, क्या जो अमेरिकन्स थे उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। जो अंग्रेज़ टैक्स पे करते थे उससे ज़्यादा टैक्स अमेरिकन्स को पे करना पड़ता था। स्टैम्प एक्ट विच इम्पोज स्टैम्प टैक्सेस ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। स्टैम्प एक्ट आया था जिसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन होगा, उन सभी में स्टैम्प टैक्स लगा दिया उसने अमेरिकन्स पर। ठीक है, इसीलिए हुआ था। फिर अगला रीज़न क्या है? अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री। अमेरिकन्स को परमिशन ही नहीं दी गई कि वो कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि वो उनसे काम तो करवाते थे, अपने फ़ायदे के लिए करवाते थे, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। सो दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू ट्रेड विद एनी कंट्री एक्सेप्ट इंग्लैंड। और उन्हें उन पर यह भी बंदिश लगा दी कि वो सिर्फ इंग्लैंड के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। जो भी लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, वो सिर्फ इंग्लैंड के साथ ही करेंगे, किसी और कंट्री के साथ नहीं कर सकते। कौन? अमेरिकन्स। ठीक है, दे रेज दी स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने एक ये स्लोगन भी उजागर कर दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिना कोई रिप्रेजेंट कुछ दिए बिना आप टैक्स नहीं ले सकते। एंड 1773 में ग्रुप ऑफ पीपल रेडेड ब्रिटिश शिप्स इन द बोस्टन हार्बर। दे थ्रू 340 क्रेट्स ऑफ टी इन द सी। 1773 में एक लोगों की ग्रुप ने ब्रिटिश की जो शिप्स आ रही थी ना बोस्टन हार्बर पर, उस पर रेड डाल दी और उन्होंने 340 क्रेट्स जो थे चाय पत्ती के, जो 340 क्रेट्स होते हैं, जो लकड़ी के बॉक्स होते हैं ना, वो समुद्र में फेंक दिए थे। तो ये सारे रीजंस थे किस वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो युद्ध था ये छिड़ा था। आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस बताना है आपको। इट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ अदर कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया टू ओवरथ्रो देयर कॉलोनियल मास्टर्स एंड शोड द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है? इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने दूसरी कॉलोनीज़ के लोगों को भी इंस्पायर किया, इंडिया को इंक्लूड करते हुए, यानी कि इस रिवॉल्यूशन से इंडिया भी इंस्पायर हुआ था ताकि वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स को, यानी कि उनके ऊपर जिसने शासन किया हुआ है, उन्हें ओवरथ्रो कर दे। एंड डेमोक्रेसी का पाथ इस रिवॉल्यूशन ने शो किया था। डेमोक्रेसी पता है ना आप सभी को? डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी का पाथ शो किया था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? इट टेक प्लेस एज द सोसाइटी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, द क्लर्गी, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल। द फर्स्ट 2 इंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस। जो फर्स्ट 2 हैं, जो क्लर्गी और नोबिलिटी हैं, ये जो 2 ग्रुप के लोग थे, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस यानी कि बहुत ज़्यादा लग्जरी मिली थी। कॉमन पीपल जो थे 3rd कैटेगरी के, दे पेड ऑल द टैक्सेस, द फर्स्ट 2 नन। यानी कि आम आदमी जो 3rd कैटेगरी में इंसान था, आदमी थे, लोग थे, उन्हें सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे, और ये जो क्लर्गी और नोबिलिटी ग्रुप के लोग थे उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करते थे। कॉमन पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रेंच। कॉमन पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द रिवॉल्यूशन आइडिया ऑफ फ्रेंच फिलोसफर।
जो कॉमन आदमी था, कॉमन इंसान था, वो अपने ऊपर इस अत्याचार को देखकर जब उन्हें किसी फ्रेंच फिलोसफर ने उस रिवॉल्यूशन का आइडिया के बारे में बताया तो वो बहुत इंस्पायर हुआ। दे इंस्पायर्ड देम, जो फ्रेंच फिलोसफर्स थे उन्होंने उन्हें इंस्पायर किया कॉमन पीपल को कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी लिबर्टी, अपने फ्रेटर्निटी और अपने इक्वालिटी के लिए लड़ें। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, ठीक है, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, और इक्वालिटी आपको पता ही है समानता। तो ये इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, अभी हमने कारण पढ़ लिए, इसका क्या इफेक्ट पड़ा अब हमें ये पढ़ना। फ्रेटर्निटी फॉलोइंग वर द रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जो फ्रेंच लोगों ने विद्रोह किया था, उसका ये इफेक्ट्स पड़े थे। इट एंडेड द सुप्रीम रूल ऑफ द किंग्स। राजा का जो सुप्रीम रूल था, जो राजा अपना ही सारा दौर जमाता था, वो सब खत्म हो गया था। स्लेव्स इन फ्रेंच कॉलोनीज वर सेट फ्री। फ्रेंच कॉलोनीज में जो गुलाम थे, स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, तो उन्हें आज़ाद कर दिया गया। इट अवेकन दी नेशनल फीलिंग अमंग दी पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो और बाकी के आम लोग थे उनमें भी नेशनल फीलिंग की क्या हुई, जागरूकता फैली उनमें भी। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड अदर यूरोपियन पीपल टू ओवरथ्रो देयर ऑपरेसिव गवर्नमेंट। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मदद से दूसरे जो कंट्रीज़ थी उन्हें भी, दूसरे जो यूरोपियन पीपल थे उन्हें भी इंस्पिरेशन मिला कि उनके ऊपर जो भी सरकार दबाव बना रही है, जो उनके ऊपर शासन कर रही है, उसे क्या कर दें, वो थ्रो कर दें, यानी कि हटा दें। द नोबल्स एंड द चर्च लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड देयर लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स। जो नोबल्स और चर्च था उन सभी की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया, कब्जे में कर लिया गया, उन्हें हटा दिया गया, और उनके सारे लैंड को, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी, वो सभी पीजेंट्स यानी कि किसानों को क्या कर दी गई, बांट दी गई। तो ये इफेक्ट्स हुए थे किसके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द मिलिट्री ऑफिसर एंड ओवरथ्रो द डायरेक्टरेट एंड फॉर्म्ड अ कंसलेट इन यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंसल्ट्स बाय बिकेमिंग द फर्स्ट कंसल्ट। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मिलिट्री ऑफिसर बन जाता और उसने सारे डायरेक्टरेट्स को ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि उनकी पोजीशन से, उनकी पोस्ट से हटा दिया, और एक उसने कंसलेट बनाई, यानी कि एक काउंसिल बनाई यूरोप में जिसमें 3 कंसल्ट्स थे, ठीक है, और उसमें वो पहला कंसल्ट खुद ही बन गया था, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियंस इन इटली। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली में जो ऑस्ट्रियंस थे उन्हें हराया था। फोर्स्ड रशिया टू विड्रॉ फ्रॉम फ्रांस। रशिया को फोर्स किया, उस पर रशिया पर दबाव डाला कि वो फ्रांस से हट जाएं, अलग हो जाएं। डिफीटेड ब्रिटेन, और ब्रिटेन को भी हराया था किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ही इस्टेब्लिश न्यूमरस स्मॉल रिपब्लिक इन इटली, जर्मनी एंड बेल्जियम। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी रिपब्लिक बना ली, छोटी छोटी अपनी कंट्रीज़ बना ली, कहाँ पर, इटली में, जर्मनी एंड बेल्जियम में। आफ्टर दिस, इसके बाद ही बिकेम दी एम्पर, वो राजा बन जाता है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1815 इन दी बैटल ऑफ वाटरलू, और लास्ट में 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है उसमें उसे हरा दिया जाता है, किसे, नेपोलियन बोनापार्ट को। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए हैं। अब ये हमारे 2 छोटे छोटे गिव रीजन्स और हैं, इसमें आपको रीज़न देना कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये पहला है इसमें स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। Storming of Bastille took place in order to revolt against the King Louis XVI in order to throw away the monarchy. Storming of Bastille जो हुई थी वो क्यों हुई थी, जो किंग लुइस 16 है उसके अगेंस्ट हुई थी, उसके अगेंस्ट ये स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ था, ताकि उसके जो मोनार्की उसने फैला रखी है ना, यानी मोनार्की होता है जो राजा महाराजा जो लोगों पर दबाव डालकर शासन करते हैं, उस चीज़ को हटाना चाह रहे थे, तो इसलिए स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ था। फिर है बोस्टन टी पार्टी, इसके बारे में रीज़न देना है आपको। बोस्टन टी पार्टी में क्या हुआ, इट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू टैक्सेस विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अपॉन द कॉलोनीज, स्पेशली द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन टी। बोस्टन टी पार्टी क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था ताकि जो नए नए टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिए थे ना, उसके अगेंस्ट नए नए टैक्स लगाए थे किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और कॉलोनीज पर लगाए थे, और स्पेशली सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया था उसने टी पर, इसलिए ये बोस्टन टी पार्टी वाला भी हुआ था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका गाइस कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, द अमेरिकन सिविल वॉर। तो थैंक यू।